बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार कौन होगा। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को उम्मीदवार के चुनाव का इख्तियार दे दिया। वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात करेंगे। PTI कोर कमेटी का इजलास भी आज दोपहर तलब कर लिया गया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पीपल्स पार्टी का MQM से वोट के लिए टेलीफोनिक राबिता। MQM ने बिलावल भुट्टो के बहादराबाद आने की शर्त रख दी। PP का MQM का वोट देने पर तमाम मुतालबात मान लेने का भी इंदिया। उधर मौलाना गफूर हैदरी की भी MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए वोट मांग लिया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वाडा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से सिक्योरिटी स्टाफ मांग लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त रद्द हो गई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। जबकि इलेक्शन कमीशन ने गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए नंबर गेम दिलचस्प हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स मौजूद हैं। ऑपोजिशन जमातों की तादाद 53 हो गई। बलोचिस्तान से ANP का वोट संजरानी को पड़ने का इम्कान है। जमात इस्लामी की गैर जानिबदारी भी हुकूमत को फायदा पहुंचाएगी। सागदार की रुकनियत मुअत्तली ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचा सकती है। अब्दुल कादिर साहब क्या हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, सब जानते हैं। PTI बलोचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफ जैकी बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। बोले हमने अब्दुल कादिर को टिकट देने पर आवाज़ उठाई, हमारी रिजर्वेशन वज़ीर आज़म तक पहुंची तो टिकट वापस ले लिया गया। बदकिस्मती से अब्दुल कादिर पार्टी मेंबर हुए बगैर सेनेटर मुंतखब हुए। अब्दुल कादिर को तहरीक इंसाफ ने कहीं पर सपोर्ट नहीं किया। वो किस तरह हमारी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नामजद किया गया था, तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद ये हमारा जो पैगाम था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुंचा और इमरान खान साहब ने फैसला लेकर अब्दुल कादिर साहब से टिकट वापस लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक उम्मीदवार नामजद किया सैयद ज़हूर आगा साहब को। और हमें नहीं समझ आता कि बग़ैर मशावरत के, बग़ैर जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, सूबाई जो यहाँ पर MPAs हैं, उनसे पूछे बगैर, सूबाई तंजीम से पूछे बगैर, यहाँ के अहदेदारों से पूछे बगैर ज़हूर आगा साहब को एक दफ़ा फिर दस्तबरदार कराया गया। और जहाँ तक रही कादिर साहब को सपोर्ट करने की बात, तो आज तक मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि कादिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं पर सपोर्ट नहीं किया। एक आज़ाद हैसियत से शख्स जिसका ना कोई MPA है, जिसकी ना किसी जमात के साथ वाबस्तगी है, वो किस हैसियत से आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। और इस हवाले से हमारे पास इतलात थी कि वो पैसा इन्वेस्ट कर पैसा खर्च कर आकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इन तहफ़्फ़ुज़ात को, इन बातों को हमने चेयरमैन साहब तक कन्वे किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नदीम रज़ा साहब से। नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आपका तज्ज़िया क्या कहता है, कल क्या होने जा रहा है, क्या कल भी हम कोई अपसेट होता देख रहे हैं? तो नाम ही अपसेट का है, क्योंकि इसमें आखिर वक्त तक कोशिश ये की जाती है कि जिसके नंबर कम होते हैं वो अपने नंबर में इजाफा कर ले, जो उनके अपोजिशन लोग हैं उन्हें अपना हमनवा बना ले। तो वही सब कुछ तहरीक इंसाफ और PDM कर रही है। गो के वाज़ेह अक्सरियत हासिल है अपोजिशन इत्तेहाद को, PDM को सेनेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की यही कोशिश है अपने इत्तेहादियों के साथ कि वो किसी भी सूरत में संजरानी को एक बार फिर से चेयरमैन मुंतखब कराएं। तो ये अभी कल सुबह तक यही रहेगा कि आज सब इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं कि वो फैसला यही करेंगे कि वोट संजरानी को देना है, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ PDM जिनको वाज़ेह तौर पर अक्सर हासिल है, जैसे कि अभी आपने भी बताया फिर वोट के अंदर कि जमात इस्लामी की जो गैर जानिबदारी जो है वो भी अहम किरदार अदा कर सकती है। ये गैर जानिबदारी बुनियादी तौर पर नहीं होती और किसी के खिलाफ है, और जो बीच में चीज़ होती है मुनाफत होती है, क्योंकि गैर जानिबदारी किसका है, एक हक पर है, दूसरा ना हक है। तो कैसे आप वो कर सकते हैं कि जो जीत जाए फिर उसके साथ आ जाए। तो भारत पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये चला आ रहा है, मुसलसल चला यही आ रहा है कि जो सियासी जमातें हैं जो नज़रियात की बात करती हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती हैं,
वही खरीदो फरोख्त वोटों की कर रही होती है। जब जरूरत पड़ती है तो वो बिक जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये सारा एक खिलवाड़ सा पार्लियामेंट के साथ किया जा रहा है, फिर मोरल इल्ज़ाम ठहराया जाता है मुक़द्दर हल्कों को, और सब यही वो लोग हैं जो आशीर्वाद के लिए भी चल रहे होते हैं। ये वही संजरानी है जिनको पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया था 2018 में, और उसके बाद अब उनके मुखालफत में लेकर आ रहे हैं। जो वीडियो भी अभी जो आई है मंजर-ए-आम पे मुबैना, जो 1-2 रोज़ पहले आई संजरानी की, तो ये एक आलूज़दा यानी कि पोल्यूटेड पॉलिटिशियन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से सियासत को लेके चल रहे हैं। तो ये इसमें अवाम की तो कोई बात नहीं हो रही, ये सिर्फ अपने वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है कि जो पाकिस्तान का जो ऐवान बाला है उसके ऊपर, क्योंकि यहीं से कानून साजी होती है, यहीं से इंडोर्समेंट होती है, जो कानून बनाए जा रहे होते हैं। तो ये अगर जब तक इसमें अगर अपोजिशन आती है तो इसका मतलब ये है गिलानी साहब बन जाते हैं। तो इमरान खान के पर उस तरह से आगे जो बाकी मानदा 2 साल से कुछ ज़्यादा वक्त रह गया है, वो हुक्मरानी ऐसा अंदाज से जिस तरह वो चाहते हैं वो आगे सिस्टम को लेके नहीं चल सकते। तो इसी की तगोदो की जा रही है कि किसी तरह से वो संजरानी को पीटीआई लेकर आ जाए। लेकिन अगर संजरानी भी आ जाते हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे जो यूसुफ गिलानी यहाँ पे जो अक़लियत में उनका यहाँ पे लोग भी ज़्यादा नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, उसके बावजूद 5 वोटों की वादे बरतरी से वो मुंतखब हुए और उसको चैलेंज भी किया पीटीआई ने और उनके इत्तेहादी जमातों ने। और अब अगर संजरानी आ जाते हैं तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? तो ये भी फिर मुकम वाली पॉलिटिक्स है, ये भी वही करप्शन ज़्यादा वो हो जाएगी। अच्छा नदीम साहब, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो जाते हैं तो इससे फिर हुकूमत के उस मौक़िफ़ को तक़वियत ज़रूर पहुँचेगी कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी और हमने बड़ा फेयर एंड फ्री जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। देखे ना, वो तो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो फिर तो वो बात हो जाएगी। क्योंकि हद्दुल इम्कान कोशिश ये की है कि अदालत में गए, फिर इलेक्शन कमीशन में गए कि किसी तरह से नोटिफिकेशन रोका जाए गिलानी के मुंतखब होने का। वहाँ पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा, वहाँ उनकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। और अब वही जमात, वही गुज़रा हैं जो यूसुफ गिलानी के लिए बात कर रहे थे कि भीख मांग रहे हैं यूसुफ गिलानी, एक वोट के लिए हर दर पे जा रहे हैं। तो क्या आज ये नहीं जा रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक वोट के लिए सबके घरों पे जा रहे हैं? तो फिर ये सारी वही चीज़ है कि अंगूर खट्टे हैं, बाद में यही बात की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें देखना ये चाहिए कि जिन नर्सरियों में ये परवान चढ़ के आते हैं, पहुंच जाते हैं असम्बलियों के अंदर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे अब्दुल कादिर का जो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब होकर आए हैं, जिनको पहले पीटीआई ने टिकट दिया और फिर उनके ऊपर बात हुई कि 70 करोड़ 1 अरब रुपए दे के वो इस तरह के पैसे ही बंदरबाट करेंगे तो सेनेटर मुंतखब होंगे। तो फिर देखिए आज़ाद हैसियत से गो के उनका कोई असम्बली में जान ना पहचान, उसके बावजूद मुंतखब हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये जो तहरीक इंसाफ जो करप्शन फ्री पाकिस्तान का स्लोगन लेके इख्तिदार में आई थी, एक ये यूथ पाकिस्तान की और जो एलिट क्लास पाकिस्तान की, बिलखुसूस जो पाकिस्तान से बाहर जो बैठे में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है, उनकी उमंगें यही थी कि उनकी उम्मीद थी कि पाकिस्तान अब करप्शन फ्री होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, यहाँ पे कोई किसी का हक नहीं मारेगा, पैसे दे के नौकरियां नहीं मिलेंगी और गुर्बत ख़त्म होगी। लेकिन आज गुर्बत ख़त्म कहाँ से हो रही है कि लोगों को ट्रकों के ज़रिए खाना बांटा जा रहा है। जिस मुल्क का जो वज़ीर आज़म वो खुद खाना बांट रहा हो लोगों गरीबों में, ये नौबत क्यों आई? हमें तो उस जड़ों को देखना चाहिए कि जिनकी वजह से ये दस्तरखान लगाए जा रहे हैं पूरे गली गली कोने कोने में, ना कि लोगों को आप मछली के शिकार का तरीका बताएं, बल्कि उनके मुंह में निवाले भी चबा चबा के आप डालें चिड़िया के दाने की तरह। तो ये तो इस सिस्टम, मुल्क का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सारा। कि लोग फिर किस तरह से मेहनत करेंगे जब आप उनको जो महंगाई की सूरत में जो मिडिल क्लास है जो पिस रही है, उनकी जेबों से सारा पैसा निकाल के आप सिर्फ दस्तरखानों पे लगाएं महंगाई की सूरत में। क्योंकि ये देखें ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये वजीर आज़म भी यही कहते हैं, तो हमें ये हर तरफ सिस्टम यानी कि आलूज़दा मुआशरा हमारा बना दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही है जो ठीक है। देखना यह है कि मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या कुछ किया जाता है। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, आपने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया।
और अब बात कुछ कोरोना की कर लेते हैं। मुल्क में कोरोना के वार एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीओसी ने पंजाब के 7 शहरों में स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं पेशावर और इस्लामाबाद में 15 से 28 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले इंडोर डाइनिंग, शादी की तकरीबात और सिनेमा घरों पर 15 मार्च से आयद पाबंदियां हटाने का फैसला वापस ले लिया। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर साहब एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी ऐलानात किए गए। आप समझते हैं कि कोरोना केसेस की जो शरह थी अब वो इस नहज पे पहुंच गई थी कि ये ज़रूरी था? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। यकीनन कोविड को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है और जैसे जैसे नंबर्स मूव करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह करती है। कुछ शहरों में नंबर्स तेज़ी से बढ़ने लगे पिछले हफ्ते, तो ये एक साहिब राय है कि फ़ौरन इस पे एक्शन लिया गया है। लेकिन मुसलसल हम ये कहते रहे कि हमें आवाम को चाहिए कि इस चीज़ को रिलैक्स ना होने दें, कि SOPs ना भूलें, क्योंकि वबा अभी तक ख़त्म नहीं हुई और मुसलसल ये वबा काफ़ी मुल्कों में बहुत शिद्दत से अभी भी मौजूद है। और हमारे मुल्क में काफ़ी दिनों से नंबर्स काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुए। जब तक ये मुकम्मल ख़त्म नहीं होते या सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगती तब तक हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और ये इस बीमारी को काबू पाने का वाहिद ज़रिया हमारे पास इस वक्त है कि वैक्सीन सब लोगों को लगाई जाए और जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि कोरोना केसेस में डिक्लाइन आया और अब एक बार फिर केसेस में इजाफा दिखाई दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? आवाम की गलती है या फिर हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया? ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी एक बंदे का काम नहीं है। आवाम जब तक सारे SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और गवर्नमेंट का काम है कि उनको फैसिलिटेट करे, उनको वसाइल मुहैया करे कि वो उस SOPs पर अमल करे, तो कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करना चाहिए। आवाम बिलखुसूस उसमें अपना हिस्सा डाले कि अपने, क्योंकि जो बंदा बीमार होता है उसी को भुगतना पड़ता है और वो फिर उसका ख़ानदान पूरा उससे इफेक्ट होता है। तो हर बंदे के अपने लिए भी ज़रूरी है कि वो SOPs पे अमल करे और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि अपने फेलो जो शहरी है उनका भी ख्याल रखें और SOPs पे अमल करें। इसका और कोई हल डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो स्कूल खुलने का फैसला था वो सही था, क्योंकि स्कूल में बच्चे उस तरह SOPs को फॉलो नहीं कर सकते जिस तरह बड़े लोग कर सकते हैं? और यकीनन वक्त के साथ साथ फैसले लाजमी है, क्योंकि कब तक स्कूल बंद रखेंगे? अगर मुसलसल साल हो गए, अगर पूरा साल स्कूल बंद रखे गए तो तालीमी हर्ज भी आ रहा है, तो फैसला करना इसलिए भी ज़रूरी था। लेकिन ये अच्छी बात इस वजह है कि लोग ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं। तो स्कूल एक लामहदूद टाइम तक बंद भी नहीं रखे जा सकते और मुसलसल ऐसा भी नहीं खोल सकते कि बच्चे बीमार हो रहे हैं और उनके। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब भी स्कूल्स खोले जाते हैं तो हम ये सुनते हैं कि कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो गया, तो जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उस एज में कोरोना की सूरत हाल क्या है? किस तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अच्छा, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें ख़ुद कोरोना की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यकीनन वो इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन वो कैरियर के तौर पे अपने मतलब असातिज़ा से बीमारी लेके अपने पेरेंट्स तक लेके जा सकते हैं और पेरेंट्स फिर बाकी फैला सकते हैं। तो ये एक टूल है जिसके थ्रू कोरोना फैल सकता है। तो ये नहीं है कि उनको बीमारी बच्चों को खुद तो नहीं होगी इतनी शिद्दत से, लेकिन वो बीमारी फैलाने का ज़रिया बन सकते हैं। तो स्कूल एक, क्योंकि लार्ज तादाद में बच्चे होते हैं और वो अगर एक क्लास में 1 या 2 बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो एक बीमारी फिर बाकी घरों में फैला सकते हैं और घर से आगे फिर दूसरे लोगों को लग सकती है। तो शिद्दत बच्चों में खुद ज़्यादा नहीं होती बीमारी की, लेकिन वो इफेक्ट ज़रूर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मौसम किस हद तक असरअंदाज हो रहा है आजकल केसेस बढ़ने पर, क्योंकि दिन में देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत ज़्यादा है, रात में कम हो जाता है किसी हद तक? अच्छा, इस बीमारी में टेम्परेचर का रोल एक हद तक है, लेकिन ये एक वेव की शक्ल में बीमारी फैलती है। मतलब पहले कम होंगे, फिर नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कम होंगे, फिर अब इसमें अगर हम वैक्सीन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब तक वैक्सीन बड़ी तादाद में नहीं लगाई तो फिर ये तीसरा वेव की तरफ फिर हम बढ़ने लग रहे हैं। तो एक और वेव मुंतज़िर है, अगर हम इसको SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो ये वेव फिर नंबर जो शिद्दत है नंबर्स की कोविड पॉजिटिव केसेस की बढ़ सकती है।
तो टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कोरोना फैलने में, और ऐसा कोई वजह नहीं है कि ये ना फैले, हत्ता कि जब तक हम SOPs पे अमल ना करें या वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम गुज़िश्ता बरस के आदादो शुमार के हवाले से बात करें, मार्च और अप्रैल में जो सूरत हाल रही, मुकम्मल लॉकडाउन था, तो आप क्या समझते हैं अगर SOPs को फॉलो ना किया गया आवाम की जानिब से, तो क्या सूरत हाल उस जानिब भी जा सकती है? यकीनन इस वक्त बहुत बेहतर हालात है बनिस्बत पिछले साल के, क्योंकि नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है और मोहतात है, तो इसलिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और आपने बहुत वजह फरमाया, अगर आवाम जो SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हालात फिर उस तरफ नहीं जाएं। तो हमें यकीनन हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए कि उस नहज पे हालात ना पहुँचे जिस नहज पे पिछले साल थे, और ताकि हम इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पा सकें। डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा, कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिन्हें पहले कोरोना हुआ, फिर सेहतियाब हो गया और उसके बाद दोबारा कोरोना जो है वो उनको लाहक हो गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यकीनन काफ़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, फिर वो सेहतियाब हुए और उन्हें फिर से एहतियात करना छोड़ दिया। वो ये खुशफहमी में थे कि उनको बीमारी हो गई और उनको दोबारा बीमारी नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 3 महीने बाद ये देखा गया कि 3 महीने बाद दोबारा लोगों में री इन्फेक्शन के केसेस आए हैं और उनकी तादाद का अच्छी खासी है। तो आवाम को चाहिए कि जब भी कोरोना हो, भले वो सेहतियाब हो भी जाएं, तो उनको फिर भी एहतियात और SOPs पे अमल करना चाहिए, क्योंकि दोबारा भी कोरोना लग सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट होता है तो उनके घर वालों को क्या करना चाहिए? क्या प्रेफर करेंगे कि अस्पताल ले जाया जाए या फिर उन्हें घर ही में आइसोलेट कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि आजकल अस्पतालों की जो सूरत हाल है, लोग डॉक्टर्स पर भी एतमाद नहीं करते। अब SOPs बहुत क्लियर है, अब तो काफ़ी लोग जो है उससे बाखबर भी हैं। अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो यकीनन किसी डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है, लेकिन हॉस्पिटलाइज करना लाजमी नहीं है अगर उसमें सिम्टम्स नहीं सीवियर नहीं है। तो वो अपनी मॉनिटरिंग करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर से राब्ते में लाजमी रहे, लेकिन घर पे भी अपने आप को वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि जब तक उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी तो हॉस्पिटल जाने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो लेकिन वो SOPs पे अमल करके दूसरे घर के जो उनके अफराद है वो मुतासर ना हो, और अपने सिम्टम्स को क्लोजली मॉनिटर करें, अपने बुखार को, अपने ऑक्सीजन लेवल को, तो वो घर में भी अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर से राब्ते में लाजमी रहें। ठीक है, डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है। उनका यही कहना है कि अवाम एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको ये बताएं कि 1 साल कम नंबर्स होने पर यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिलने वाले उमैर ने तारीख रकम कर दी, यंग साइंटिस्ट का अवार्ड अपने नाम कर दिया। सरदार राशिद खान की रिपोर्ट देखते हैं और यंग साइंटिस्ट उमैर मसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमैर, पहले तो आपको मुबारकबाद। ये बताएगा कि आपने बायोलॉजी में कौन कौन से जीन्स पर रिसर्च की है और उनसे कौन कौन सी बीमारियों का जिक्र किया है, इस हवाले से आपने? कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बुनियादी तौर पे जो मेरी रिसर्च है वो 2 रिसर्च पेपर हैं, म्यूटेशन डिटेक्शन व CRISPR-Cas9 माइक्रोफ्लूइड चिप इन विट्रो साइट स्पेसिफिक DNA एडिटिंग व रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो मेरी पहली रिसर्च है वो बताती है कि आपकी जो मरूसी बीमारियाँ हैं, कैंसर वगैरह, आप उसको 20 मिनट के अंदर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले वाली टेक्निक है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, एक्यूरेट है ज़रूर है लेकिन एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। मेरी टेक्निक इनएक्सपेंसिव भी है और एक्यूरेट वगैरह भी है। तो मेरी जो दूसरी टेक्निक है वो पहली वाली टेक्निक से उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो टेक्निक एक नोबेल प्राइज़ विनर की टेक्निक को पीछे कर रही है। उसकी टेक्निक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट एक टेक्निक डेवलप की है। वो टेक्निक है इन विट्रो साइट स्पेसिफिक DNA एडिटिंग व रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी आपके पास जो DNA है उसकी तब्दीलियाँ, उसके अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जीन ऐड या रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप जो है ना टाइम से पहले बहुत ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, आप बैक्टीरिया से जो है ना वो स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करा सकते हैं, आप जो है ना फूल फल सब्जियाँ उनका साइज़ शेप कलर सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल साइट पे आ जाएं तो आप जो है ना इससे कैंसर, मरूसी जितनी बीमारियाँ उन सब का इलाज, और इसके अलावा जो है ना जो और बीमारियाँ फॉर एग्जाम्पल आपका पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा उसके भी हम कारनामा अंजाम दिया है और इसी पर आपको अवार्ड भी मिला है। अवार्ड के हवाले से बताएगा कि कितने ममालिक थे और आपको कौन सी पोजीशन मिली थी वहाँ पर? अवार्ड हासिल किया उसमें 121 ममालिक थे और पाकिस्तान उसमें फर्स्ट पे था, सेकंड पे इसराइल था और थर्ड पे जर्मनी था। और जो मुझे अभी दूसरा हाल ही में अवार्ड मिला है उसे CRISPR अवार्ड कहते हैं, वो CRISPR कम्युनिटी जो जीन एडिटिंग की कम्युनिटी है उनकी तरफ से मिला है मुझे। उमैर, आखिर में आप नई जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मेरा जो है ना वो पाकिस्तान की यूथ को ये जो अपना लगन है, जो अपना शौक़ है, वो बेकार चीज़ों को छोड़ के, ट्रेंड को छोड़ के अपनी जो है ना उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें जाएं और अपना जो लगाव है ना वो इल्म से लगाएं, ना कि टिकटॉक वगैरह से, ना कि आपने फेसबुक हमसे बात की, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, किसका आइडिया? बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। कराची के 11 साल बच्चे हसन अदील ने भूखे नहीं सोएंगे के नाम से NGO कायम की। नन्हे समाजी कारकुन का हुकूमत के प्रोग्राम पर इजहार मुसर्रत, वज़ीर आज़म से ताउन भी मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 करोड़ ख़ानदानों की माली मावनत का ऐलान। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, जून में 3 करोड़ ख़ानदानों को सब्सिडी देंगे, गरीब लोगों के अकाउंट्स में पैसे देंगे, किसानों को भी जून में सब्सिडी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित के शहरियों को हेल्थ कार्ड्स दे रहे हैं। आवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि FBR ने शुगर मिल से 400 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनीज और शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR हुक्काम से बड़ी मछलियों के खिलाफ अदम कार्रवाई की वजह दरियाफ्त कर ली। अभी आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, सेनेट इलेक्शन से जाहिर हुआ हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में यह लिखा है कि इखलाकी इक़दार के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा कि कौमों की तबाही का सबब ताकतवर और कमज़ोर के लिए मुख्तलिफ क़वानीन होना था। रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो NRO जैसे मुआहदों का सहारा लिया जाता है। तारीख गवाह है कि इखलाकी गिरावट और बदउनवानी ने रियासतों को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से जाहिर हुआ हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे सीजन के बकिया मैचेस का शेड्यूल तरतीब देने में PCB को मुश्किलात का सामना है। बोर्ड ने एक बार फिर PSL फ्रेंचाइजी का इजलास तलब कर लिया। आज लीग के बकिया मैचेस के शेड्यूल को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का ऐलान भी मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइजीज को दौरा जनूबी अफ्रीका आगे बढ़ाकर लीग मार्च और अप्रैल में कराने की तजवीज़ दे चुके हैं। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का अहम कौमी मामलात पार्टी के बड़े फोरम पर ज़ेर बहस लाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोली नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी का हमें इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है और बहुत अरसे के बाद ये कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया है जिसका मकसद जो अहम कौमी मामलात है उस पर मुशावरत की जाएगी। आज के इजलास में सेनेट चेयरमैन इंतखाबात हैं, PDM की तहरीक और सियासी सूरत हाल है उस पर और कौमी चैलेंजेस हैं उस पर जो है मुशावरत की जाएगी। साथ साथ के जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे जीते हैं, इत्तेहादियों को कैसे साथ लेकर चलना है वो आज के इजलास में। इसके अलावा जो 26 मार्च से PDM ने अनाउंस किया हुआ लॉन्ग मार्च कि PDM से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं और उनके उस पर क्या हिकमत अमली हो, तो जो तरीके से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कोर कमेटी उसमें ये डिस्कस होगा। इस इजलास में जो है शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, इसके अलावा जो गवर्नर्स हैं वो आज के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबों की सूरत हाल है उस पर भी जो है मुशावरत करेंगे और साथ साथ इसके अलावा जो अपोजिशन के केसेज हैं, इंतखाबी इस्लाहात और हुकूमत के बयानियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और महंगाई का जो बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है उससे कैसे निपटा जाए। तो ठीक है शहबाज, कोर कमेटी का इजलास तो तलब कर लिया बजे होगा। ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर्स को आज ज़ोहराने पर बुला लिया है और आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हुकूमती इत्तेहादी जो सेनेटर्स हैं उनको दौराने पर बुलाया है। दौराने कब जो है वो मुलाकात होगी। इस दौराने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम सेनेटर्स से जो है मिलना चाहते हैं और दूसरा कल का जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उसके वाले जो है लाएमल तय किया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान आज के इजलास से खिताब भी करेंगे। चूंकि ये दौरान और इशाइयों का सीजन है, गुज़िश्ता रोज भी आदम सवाती ने उससे कब चेयरमैन सेनेट ने जो है वो इशाया दिया था, तो आज हुकूमत तय करेगी नंबर गेम्स पर जो बात होकर वज़ीर आज़म इमरान खान कोशिश करेंगे कि चेयरमैन सेनेट को भी आज के इस दौरान में शरीक होंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने इस हवाले से आगाह किया। एक और अहम खबर यह है कि 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का पुलिस और महकमे दाखिला सिंध की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। रोज़ाना एक जैसी रिपोर्ट्स का प्रिंट ले आते हो। जस्टिस नेमतुल्लाह ने मजीद क्या रिमार्क्स दिए, शाहिद हुसैन से जान लेते हैं। जी शाहिद।
जी बिल्कुल, 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने पुलिस एहलकार हैं उन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि रोजाना एक जैसी रिपोर्ट जो है उनका प्रिंट निकाल कर अदालत में पेश किया जाता है और इस किस्म की जो रिपोर्ट हैं उस पर क्या समझते हो कि अदालत मुतमईन हो जाएगी। अब अदालत ने कहा है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट से अदालत में रोजाना की बुनियाद पर पेश की गई तो हम फिर सेक्रेटरी दाखिला को यहाँ अदालत में लाकर खड़ा कर देंगे। ताकि किसी को खुदा का खौफ नहीं और इतने शहरी लापता हैं और उसके बाद उनको बाजियाब नहीं कराया जाता और तफ्तीश में कोई पेशरफ भी सामने नहीं आ रही। अब अदालत ने जो है वो 15 अप्रैल लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और कहा है कि मुतल्लिका SSP इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले की तहकीकात करें और JIT और दीगर जो नई रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की जाए। ठीक है, शाहिद ये भी बताइएगा कि 5 साल कबल की अदम बाजियाबी पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार किया है। इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? लेकिन डिफेंस के इलाके से आसमा बीबी नामी लड़की जो है लापता हुई थी 5 साल कबल। आज उसकी केस की जब समाप्ति तो लड़की की वालिदैन और उसके अलावा दूसरी पार्टी जिन पर जो है वो अहले खाना को शक है कि इन्होंने लापता कर रखी है वो अदालत में जब पेश हुए तो उनकी आपस में लड़ाई होगी, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटा जो बरहम हुए और तफ्तीशी अफसर को कहा कि अगर आइंदा समाअत पर कोई पेशरफ रिपोर्ट ना पेश की तो तुम्हें यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे। दोनों फरीकें 5 साल गुजर जाने के बावजूद कोई पेशरफ रिपोर्ट जो है सामने नहीं आ सकी। खातून का ये कहना था कि जो डिफेंस में उनकी बेटी जो काम करती थी वहां से लापता हो गई और 5 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और अब तक जो उनकी बेटी बाजियाब नहीं हो सकी। अब उसके लिए भी अदालत ने हुक्म दिया है कि लड़की बाजियाब कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश की जाए और ये तफ्तीशी अफसर को इजाज मुगल को कहा है कि अगर लड़की बाजियाब कराकर अदालत में पेश ना की तो अदालत से सीधा तुम्हें जेल भेज देंगे। जी शाहिद हुसैन, इन दोनों केसेस के हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड।